हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने डीएलएड एग्जाम की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए सोशल स्टडीज के टॉप 60 प्रश्न। और ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि जो आपको सरकारी कॉलेज भी दिला सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइएगा तो मैं आपको याद करवा दूंगा अपने आप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? इन्हें ये चार देश में किस देश में अलग अलग दालों का उत्पादन होता है? तो भारत ये अलग अलग दालें उगाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। धान की खेती के लिए सबसे अच्छी जलवायु किस राज्य में होती है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या बिहार में? तो याद रखिएगा बिहार में। धान के लिए सबसे अच्छी जलवायु बिहार में होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज्यादा पैदा होता है? बताइएगा भारत के किस राज्य में गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो याद रखिएगा बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ये चार ऑप्शन में भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान या भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? बताइएगा ये जो अमुक्त माल्यद है जो कि कृष्णदेव राय ने लिखा था, ये किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत का, तमिल का, कन्नड़ का या तेलुगु का? तो याद रखिएगा ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद ये किस भाषा का है? तेलुगु भाषा का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में कौन सा पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है पंजाब, आजाद कश्मीर, सिंध या बलूचिस्तान। आप बोलेंगे पंजाब, तो पंजाब भारत में भी और पाकिस्तान का भी एक हिस्सा है। तो कौन सा नहीं है? तो आजाद कश्मीर। कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बाकी बात सभी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर है ना आजाद, यानी कि ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। इनमें से कौन भारत की सबसे पहली महिला शासक थी? ऑप्शन है चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्नत महल या रजिया बेगम। तो याद रखिएगा भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी कौन? रजिया बेगम थी। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी जी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? बताना है अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 25 साल उम्र होनी चाहिए। और मतदान देने का अधिकार कितने वर्ष में होता है? 18 वर्ष में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि बताना है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनानायक कौन है? सेना के जो तीन होते हैं ना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तो ये तीनों सेना के सेनानायक कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तीनों सेना के सेनानायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी कहाँ स्थित है? बताइएगा लावालोंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी ये कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में या झारखंड में? तो याद रखिएगा ये झारखंड में। कहाँ है लावालोंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी? तो ये झारखंड में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
चंद्रगुप्त बसदी मंदिर स्थित है? बताइएगा, चंद्रगुप्त बसदी मंदिर ये कहाँ स्थित है? सरबन बेलगोला में है, राजगीर में है, नालंदा में है, या फिर बोध गया में है? तो याद रखिएगा, सरबन बेलगोला, ये जो चंद्रगुप्त बसदी है ना, ये सरबन बेलगोला में है। कहाँ है? सरबन बेलगोला में है। अगला क्वेश्चन है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया, वह विक्रमादित्य कौन था? बताइएगा, कथा सरिता सागर में उल्लेख मिलता है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। आपको बताना है कि ये विक्रमादित्य कौन था। तो ये विक्रमादित्य का पूरा नाम था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कौन था? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सहवाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो सहवाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख ये खरोष्टी लिपि में मिलता है। किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है, याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे? त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदारी कौन थे ये बताना है। तो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट थे। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? तो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट थे, याद रख लीजिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति जिसे दूध क्रांति भी कहते हैं, जिसमें दूध का उत्पादन में वृद्धि हुआ था। तो श्वेत क्रांति के पिता किसको कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भारत में श्वेत क्रांति का पिता। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है तो कॉमेंट में बताइएगा जरूर, मैं उसका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किन की है? बताइएगा, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक किन की है? ऑप्शन है रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेग्यू या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक ये रूसो की है। किसकी है जी? तो रूसो की है सामाजिक अनुबंध प्रसिद्ध पुस्तक। अच्छा जी, तो देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? भारतीय संविधान के अनुसार ये चार ऑप्शन में स्वतंत्रता के यानी में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन पढ़िएगा, भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तो शामिल है। भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता भी शामिल है, आप संगठन भी बना सकते हैं। तो ए सी तो सही है। ऑप्शन डी देख लीजिए, किसी पैसा को स्वीकार करने की स्वतंत्रता, ये भी है कि आप कोई भी काम को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता ये भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। क्या नहीं है? शस्त्र धारण करने की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? बताइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था जी? लखनऊ में हुआ था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था कहाँ? 1936 लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा 6 साल का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन है पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल या कला और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो पक्की ईंट से बनी इमारत, यही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है जी।
अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज दूत था, दूत ये किसका दूत था मेगास्थनीज, ये बताना है। सेल्यूकस का, सिकंदर का, यूनानियों का या फिर डेरियस का। तो याद रखिएगा ये जो मेगास्थनीज है ये सेल्यूकस का दूत था। इसके लिए एक अच्छा सा सवाल पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कहाँ का दूत था, सेल्यूकस का दूत था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र कौटिल्य की पुस्तक ये किस पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, बताइएगा। त्रिपिटक जो है ना ये किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है त्रिपिटक। किसकी धार्मिक पुस्तक है, त्रिपिटक बौद्ध की है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या थे। अशोक के धम्म के मूल संदेश क्या थे, राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान या इनमें से सभी। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था, तो याद रखिएगा इनमें से सभी। राजा के प्रति वफादारी भी था, शांति एवं अहिंसा भी था, बड़ों का सम्मान भी था। तो अशोक के धम्म का मूल संदेश ये सभी थे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार से, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, बताइएगा। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में या मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, किसमें, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने ये किसके समय में किया था भारत की यात्रा, ये बताना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फयान ने भारत की यात्रा किया था, किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइएगा। ग्राम पंचायत के लिए, राष्ट्रकूट राजवंश के लिए, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा चोल काल इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। ग्राम पंचायत के लिए भी प्रसिद्ध था, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध था, श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था। तो चोल काल इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं जी। क्या कहलाते हैं दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार, तो गोपुरम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। कहाँ मिलता है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष, हम्पी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। बताना है कि वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो वो कौन था, वो बलबन था। कौन था, बलबन था। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था। तो भारत में कागज का प्रयोग ये 12वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था भारत में कागज का प्रयोग, 12वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ है। तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ है। किसके दरबार में हुआ है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश तो अकबर के दरबार में हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था।
तो भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग बहुत ही अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलवाया था? बताना है कौन सा देशी रियासत है जिसको अंग्रेज ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। सिंध, अवध, सतारा, इस सबको तो मिला लिया था, लेकिन ग्वालियर को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है? देखिए बाजरे ग्रुप में आता है ज्वार, मक्का, बाजरा। कौन नहीं आता है? तो याद रखिएगा ज्वार, बाजरा, रागी, ये बाजरा ग्रुप में आता है, लेकिन मक्का ये बाजरा ग्रुप में नहीं आता है। बाजरे ग्रुप के फसल में मक्का नहीं आता है, ज्वार, रागी, बाजरा आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? बताइएगा। तो भारत में ना रेल परिचालन की शुरुआत ये हुआ था कब? 1853 में हुआ था जी। कब हुआ था भारत में रेल परिचालन की शुरुआत? तो याद रखिएगा 1800 यहाँ पे क्या था, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? यही था ना। तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में, सही है। तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 में हुई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? बताइएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? बताइएगा। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, ब्लैक शर्ट, कबूतर या स्वात्विक? तो याद रखिएगा स्वात्विक था, स्वात्विक था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था जी? तो स्वात्विक था। याद रख लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो देखिए, कानून के समक्ष समानता, ये तो समानता में है, और अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी है। रोजगार के अवसर की समानता, ये नहीं है, ये समानता में नहीं है। सॉरी, ये भी तो है। आर्थिक बराबरी, ये समानता में शामिल नहीं, क्योंकि देखिए कानून के समक्ष तो सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, ये तो समानता है। और अस्पृश्यता का भी उन्मूलन करना चाहिए, मतलब छुआछूत ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी शामिल है। रोजगार के अवसर की समानता, कि सभी को रोजगार मिलना चाहिए, ये भी सही। लेकिन आर्थिक बराबरी ये सही नहीं है कि सभी को आर्थिक रूप से बराबर कर दो, मतलब कि दुनिया में सभी आदमी गरीब है तो सबको गरीब बना दो, अमीर है तो सबको अमीर बना दो। यानी कि अगर हमारे पास 1 लाख है तो सभी के पास 1 लाख होना चाहिए भारत में, तो ये नहीं है ना, आर्थिक बराबरी भारत में स्वतंत्रता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, तब पर भी आप लोग ना देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ अच्छा से। क्वेश्चन क्या है, मुर्रे नदी कहाँ बहती है? बताइएगा। मुर्रे नदी जो है ये कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में बहती है मुर्रे नदी, याद रखिएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिवा समुद्रम पन बिजली योजना स्थित है? बताइएगा। शिवा समुद्रम पन बिजली योजना कहाँ स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कटनी में स्थित है? कटनी में कौन स्थित है? तो एक सीमेंट कारखाना, ये कटनी में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे निर्धन राज्य है? निर्धन का मतलब गरीब। भारत में सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? बताइएगा। हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन है? तो फिनलैंड है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? बताइएगा। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक को किसने लिखा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कमायनी लिखी गई। कमायनी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा कमायनी लिखा गया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है आबो जनजाति संबंधित है, बताइएगा आबो जनजाति ये किससे संबंधित है? मेघालय राज्य से, असम राज्य से, नागालैंड राज्य से या त्रिपुरा राज्य से? तो ये ना असम राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आबो जनजाति असम राज्य से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो विश्वनाथ आनंद ये शतरंज के खेल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? विश्वनाथ आनंद, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद ये शतरंज के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है, कौन सा भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार माना जाता है? तो परमवीर चक्र ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है फर्नांडो कोलोर दो मेलो किस देश के हैं? तो ये ब्राजील के, ये किस देश के हैं? फर्नांडो कोलोर दो मेलो ये जो है ना ये ब्राजील देश के हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एलिफेंट पास स्थित है, एलिफेंट पास ये कहाँ है? भारत में, म्यांमार में, थाईलैंड में या श्रीलंका में? तो ये श्रीलंका में। कहाँ है एलिफेंट पास? तो याद रखिएगा ये श्रीलंका में है। अगला क्वेश्चन है कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब। कौन सी नदी? तो डेन्यूब जो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है, बताइएगा किलिमंजारो पर्वत शिखर ये कहाँ स्थित है? तंजानिया में, कांगो में, मिस्र में या केनिया में? तो याद रखिएगा ये जो है ना ये तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत शिखर ये कहाँ है? तो ये तंजानिया में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय पवन का एक उदाहरण है, स्थानीय पवन का एक उदाहरण क्या है? पुछुबा पवन, मानसून, ध्रुवीय पवन या चिनूक? तो याद रखिएगा चिनूक। स्थानीय पवन का एक उदाहरण है क्या? तो चिनूक ये स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश है, गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन है? तो चीन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मर्डेका कप संबंधित है किससे? साइकिल चालन से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से, महिला हॉकी से? तो फुटबॉल से संबंधित है। मर्डेका कप ये संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है मर्डेका कप। अगला क्वेश्चन है इक्वाडोर की राजधानी है, बताइएगा इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा क्विटो में है। कहाँ है इक्वाडोर की राजधानी जी? क्यूटो में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वीर भूमि समाधि है, बताइएगा वीर भूमि समाधि कहाँ है? तो राजीव गांधी की है। वीर भूमि समाधि कहाँ की है? राजीव गांधी की है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो ये थे सोशल स्टडीज के टॉप 60 क्वेश्चन। अगर आपने इन प्रश्नों को याद करके चला गया यानी कि चले जाएंगे तो उम्मीद मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप 20 में 20 स्कोर कर सकते हैं। तो और भी क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी जरूर वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।